गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रीवियस टॉपिक हमने लिया था हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा समतल सतह से परावर्तन की व्याख्या। हमने परावर्तन की व्याख्या कर ली थी। आज का टॉपिक हमारा है हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा समतल सतह से अपवर्तन की व्याख्या। तो आज का टॉपिक ले रहे हैं हम हाइगेंस के सिद्धांत हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा समतल सतह से अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन की व्याख्या। हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। तो अब हम कर रहे हैं अपवर्तन की व्याख्या। तो देखें, सबसे पहले इसका डायग्राम हम लेंगे। ये अपवर्तक सतह है जिसका नाम हम दे सकते हैं एम डेज। यहां पर ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है। ये प्रकाश किरण 1, ये प्रकाश किरण 2। यहाँ पर ये हम सपोज हम मान लेते हैं ये अभिलंब है। ये एम डैश दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ है, माध्यम 1 और माध्यम 2 को। ये अभिलंब, यहाँ पर जो है ये विरल माध्यम ले लेते हैं हम। ये माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं विरल माध्यम। ये ले रखा है विरल माध्यम। विरल माध्यम जिसमें वेग है v1 प्रकाश किरण। ये माध्यम दो है। ये सघन माध्यम। माध्यम सेकंड हो गया जहां वेग है v2। माध्यम अलग अलग है तो वेग भी अलग अलग होंगे। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह अभिलंब की ओर झुक गई प्रकाश किरण 1 जो विरल से सघन में प्रवेश करती है। ऐसे प्रकाश किरण 2 है, यह भी विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो यह भी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये तो हो गई किरण 1 डेज और ये हो गई किरण 2 डेज। अब हम बात करें यहाँ पर हम ये ए बी जो है मेरे पास, ये है आपतित समतल तरंगाग्र। ए बी जो है ये आपतित समतल तरंगाग्र है, जैसे हमने उसमें लिया था। जब ये आपतित समतल तरंगाग्र है तो इस तरंगाग्र और ये किरण 1 और 2 इसके संगत प्रकाश किरणें हैं। जब इस समतल तरंगाग्र आपतित समतल तरंगाग्र का ए सिरा या बिंदु ए अपवर्तक पृष्ठ को स्पर्श करता है तो सिरा बी इसको स्पर्श नहीं करता है। माना कि बी को सी तक
माना कि बिंदु बी को बिंदु सी तक आने में स्मॉल टी समय लगता है, तो ये बीसी दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बार 4 इंटू समय, 4 क्या है यहाँ v1 है, तो ये बीसी दूरी जो होगी ये हो जाएगी v1t। v से लेकर c तक की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी v1t। अब बात करें हम, ये तो v1t हो गया b से लेकर c तक की दूरी, लेकिन इतने समय में ये स्पर्श कर चुका था, यहाँ से यहाँ तक आया, तो सीधा a जो है ये भी अपवर्तित हो जाएगा कि माध्यम दो में चल जाएगा, अपवर्तित होकर कितनी दूरी तय कर लेगा, इसी समय में ये v2, क्योंकि यहाँ वेग क्या है v2 और t समय लग रहा है तो गुणा हो जाएगा, तो v2t दूरी ये तय कर लेगा। तो जब v2t दूरी तय कर लेगा तो हम क्या करते हैं, बिंदु a को केंद्र मानकर v2t का चाप ले लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, चाप काट कर यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं c से cd। ये cd हमने स्पर्श रेखा खींच दिया चाप काट कर, तो ये आपतित तरंगाग्र है, तो यहाँ पर आपतन कोण I बनेगा, ये cd परावर्तित तरंगाग्र हो गया, तो ये परावर्तन कोण R बनेगा, सॉरी अपवर्तन कोण R बनेगा, ये कोण I है, इसे ही देखा जाए तो ये अपवर्तित किरण का R, ये से ये किरण तो R, तो मेन तो अपन को इससे मतलब है। तो ये तो हो गया हमारे पास डायग्राम, विरल माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया, इसकी थ्योरी लिखेंगे हम, थ्योरी के बाद फिर इसका डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी लिखते हैं, थ्योरी तो देखें वही हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से, पहले तो ये लिखेंगे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए, ये चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन अपवर्तक पृष्ठ, ये अपवर्तक, अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह, हाइगेंस, सबसे पहले थ्योरी आएगी हाइगेंस के या हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को, प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए उपरोक्त चित्र में, जो उपरोक्त चित्र है, उपरोक्त चित्र में एम डैश, एम सॉरी एम है, एम डैश, एम और एम डैश क्या ले लिया हमने, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ समझने के लिए उपरोक्त चित्र में एम डैश दोनों माध्यमों को पृथक कर रहा है, दोनों माध्यमों को, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला समतल पृष्ठ है या सतह है, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला समतल पृष्ठ है या समतल सतह है, समतल पृष्ठ है, और यहाँ पृष्ठ है तो चाहो सतह लिख दो, पृष्ठ बात एक ही है, समतल पृष्ठ है। अब बात करें, माना कि माध्यम एक में प्रकाश का वेग क्या है v1 और माध्यम दो में प्रकाश का वेग क्या है v2, लेकिन v1 इज ग्रेटर देन v2, तो जिसका माध्यम वेग ज्यादा होगा वो विरल माध्यम हो जाएगा, तो इसको भी हम आगे लिख सकते हैं। माना कि दोनों माध्यमों को, माना कि माध्यम पृष्ठ में प्रकाश की चाल, माना कि माध्यम पृष्ठ
माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल v1 तथा माध्यम सेकंड में प्रकाश की चाल v2 है। माध्यम फर्स्ट में तो प्रकाश की चाल क्या है v1 और माध्यम सेकंड में प्रकाश की चाल क्या है v2 है। यहां v1 इज ग्रेटर देन v2, मतलब इसका वेग ज्यादा है, इसका वेग कम है, तो जिसका वेग ज्यादा होगा वो विरल माध्यम हो जाएगा। तो v1 इज ग्रेटर देन v2 है, इसलिए माध्यम फर्स्ट कौन सा होगा, इसलिए माध्यम फर्स्ट विरल माध्यम तथा माध्यम सेकंड सघन माध्यम होगा। मतलब जो ये पहला माध्यम है इसके ऊपर वाला mm डैश के ऊपर वाला, ये यहाँ पर प्रकाश की चाल v1 है और दूसरे माध्यम की प्रकाश की चाल v2 है, लेकिन यहाँ पर v1 मतलब जो v1 का मान है वो v2 से ज्यादा है, तो इसका मान ज्यादा हुआ, तो इस वजह से जो माध्यम फर्स्ट है वो विरल माध्यम कहलाएगा और जो माध्यम सेकंड है जिसमें चाल कम है वो सघन माध्यम हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम बात करते हैं इसके उपरोक्त चित्र में ए बी क्या है, हमारे पास एक समतल तरंगाग्र है और किरण 1 और 2 इसके संगत किरणें हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम उपरोक्त चित्र में, पैराग्राफ चेंज करके, उपरोक्त चित्र में ए बी एक समतल तरंगाग्र है। समतल, उपरोक्त चित्र में ए बी एक समतल तरंगाग्र उपरोक्त चित्र में ए बी एक समतल तरंगाग्र है जिसके संगत प्रकाश किरणें क्रमशः क्या है 1 और 2, जिसके संगत प्रकाश किरणें क्रमशः 1 एवं 2 है। जिसके संगत प्रकाश किरणें क्रमशः 1 एवं 2 है, तो ये 1 और 2 इसकी संगत हो गई, मतलब ए बी आपतित समतल तरंगाग्र हो गया और 1 और 2 इस पर क्या होगी प्रकाश किरण। तो ये हो गया। तो आपतित भी चाहे तो हम लिख सकते हैं यहाँ समतल तरंगाग्र, मतलब आपतित समतल तरंगाग्र है, तो ये आपतित हो गया। ये बाद वाला जो बनेगा वो परावर्तित होगा। अभी देखते हैं हम आगे, 1 और 2 है। अब आगे देखो, तो किरण क्रमशः जिसके संगत प्रकाश किरणें क्या है 1 और 2 है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो क्या करेंगे, जब समतल तरंगाग्र AB का जब समतल मतलब इस समतल तरंगाग्र का ये सिरा इसको स्पर्श करेगा तो सिरा भी स्पर्श नहीं करेगा। जब समतल तरंगाग्र AB का बिंदु A या सिरा A
बिंदु ए अपवर्तक सतह या अपवर्तक पृष्ठ, कुछ भी लिख लो, अपवर्तक सतह को स्पर्श करता है। AB का बिंदु ए अपवर्तक सतह को स्पर्श करता है तो इसका सिरा या बिंदु बी अपवर्तक सतह को स्पर्श नहीं करता है तो इसका बिंदु बी करता है तो इसका बिंदु बी अपवर्तक सतह को स्पर्श नहीं करता है। मतलब जब ये जो आपती समतल तरंगाग्र है जिसका इस AB का जब सिरा A इस अपवर्तक सतह को स्पर्श कर रहा है तो सिरा B इसको स्पर्श नहीं कर रहा है, मतलब ये दूरी है। तो जब इसको B से C तक जाने में कुछ समय लगेगा, माना कि T समय लगा और चाल है V1, तो BC दूरी क्या हो जाएगी, V1T हो जाएगी। जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये तो पहले पहुंच चुका है, तो ये भी अपवर्तित होकर आगे पहुंच जाएगा और वहां तक का चाप काटकर हम इस पर C से स्पर्श रेखा खींच देंगे तो वो बन जाएगा परावर्त मतलब अपवर्तित तरंगाग्र। जैसे आपतित तरंगाग्र हो जाएगा, ये अपवर्तित तरंगाग्र हो जाएगा। तो ये हो गया अपवर्तक सतह को स्पर्श नहीं करता है, जब ये इसको स्पर्श कर रहा है तो सिरा B स्पर्श नहीं करेगा। अब आगे बात करें हम, माना कि बिंदु B को बिंदु C तक पहुंचने में स्मॉल t समय लगता हो। माना कि बिंदु B को बिंदु C तक पहुंचने में, बिंदु B से बिंदु C तक पहुंचने में स्मॉल t समय लगता है। स्मॉल t समय लगता है तो क्या होगा, लगता हो या लगता है तो माध्यम पृष्ठ क्या हो जाएगा, तो बिंदु B को बिंदु C तक पहुंचने में स्मॉल t समय लगता है तो माध्यम पृष्ठ में तय की गई दूरी स्मॉल t समय लगता हो तो ये पहला माध्यम है, इस माध्यम में तय की गई दूरी हो तो माध्यम पृष्ठ में तय की गई दूरी, तो माध्यम पृष्ठ में तय की गई दूरी क्या है, माध्यम पृष्ठ में BC तय की गई दूरी BC बराबर चाल क्या है, V1T होगी। ये हमने निकाली, ये BC दूरी, मतलब अब ये B से C तक इसको स्पर्श कर चुका है। जब ये यहाँ तक आ गया तो ये भी यहाँ से अपवर्तित होकर कुछ ना कुछ दूरी तय कर लेगा, तो उसके बारे में हम लिखते हैं। तो ये जब तय कर चुका है तो ये भी यहाँ से अपवर्तित होकर कितनी दूरी, कितने ही समय में ये भी V2T दूरी तय करेगा, क्योंकि नीचे चाल V2 है तो V2 से मल्टीप्लाई होगा, V1 से नहीं होगा क्योंकि इसकी चाल बदल गई है दूसरे माध्यम में, समय तो वही लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर आगे इस समय में बिंदु, कौन सा बिंदु है हमारे पास, इस समय में समतल तरंगाग्र का बिंदु A, समतल तरंगाग्र AB का बिंदु A, इस समय में समतल तरंगाग्र AB
का बिंदु ए अपवर्तित होकर कितनी दूरी तय कर लेता है v2 t, क्योंकि समय तो वही है, अपवर्तित होकर माध्यम 2 में। अभी माध्यम पहला था ऊपर वाला, अभी नीचे वाला क्या है माध्यम 2, तो यहां लिखेंगे अपवर्तित होकर माध्यम 2 में v2 माध्यम 2 में v2t, क्योंकि वेग v2 हो गया यहाँ पर, वह v1 था ऊपर, v2t असल में वही है, v2t दूरी तय कर लेता है। तो इसने कितनी दूरी तय कर ली, v2t दूरी तय कर ली। अब हम क्या करते थे कि इस बिंदु ए को केंद्र मानकर v2t का इस पर चाप काटते हैं और सी से इस पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं। अतः बिंदु ए को केंद्र मानकर बिंदु ए को केंद्र मानकर क्या करेंगे हम, केंद्र मानकर v2t चाप केंद्र मानकर v2t चाप काटकर बिंदु सी से इस पर स्पर्श रेखा CD खींचते हैं। मतलब यहां से हमने इसके ऊपर चाप काटा, ये लिया, और यहां से हमने इस पे चाप काट दिया, ये चाप काट दिया और उसी से इस पर स्पर्श रेखा खींच दी। अतः CD अपवर्तित तरंगाग्र होगा। CD अपवर्तित तरंगाग्र कहलाता है। तो आपतित तरंगाग्र द्वारा बना कोण तो आपतन कोण, और अपवर्तित तरंगाग्र द्वारा बना कोण अपवर्तन कोण तरंगाग्र कहलाता है। तो ये होगी हमारे पास इसकी थ्योरी। एक बार और इसको समझ लें हम डायग्राम पे ध्यान से, कि ए भी एक समतल तरंगाग्र है या आपतित समतल तरंगाग्र है। किरण 1 और 2 इसके संगत किरणें हैं। जब इस समतल तरंगाग्र ए बी, ये समतल तरंगाग्र ए बी का सिरा ए जब इस अपवर्तक सतह को स्पर्श करता है तो सिरा बी इसको स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि इससे दूर है, सी पे नहीं पहुंचा, दूर है। तो अब इस कंडीशन में जब बी सी तक पहुंचेगा, बी सी तक जाएगा, तो इसको कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो माना कि इसको स्मॉल टी समय लगता है, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये यहाँ थोड़ी रहेगा, ये भी आगे बढ़ जाएगा। तो वही स्थिति, जब ये बी से सी तक गया तो इसने v1 टी दूरी तय करी। जब इसने v1 टी दूरी तय करी तो ये भी कुछ ना कुछ दूरी तय कर लेगा। तो उसी समय में ये कितनी दूरी तय कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर वेग हो गया v2, यहाँ पर माध्यम 1 में वेग था v1 और यहाँ माध्यम 2 चालू हो गया, यहाँ का वेग क्या है v2। तो v2 और समय कितना लग रहा है, वही t समय, तो v2 टी दूरी तय कर लेगा। और हम अब क्या करते हैं, बिंदु ए को केंद्र मानकर, ये बिंदु ए को केंद्र मानकर क्या करते हैं, इस बिंदु ए से v2t का चाप काटते हैं। ये हमने काट दिया बिंदु ए टी का चाप, और यह चाप काटकर इस पर सी से क्या खींच देते हैं हम, स्पर्श रेखा। जैसे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये हो गया अपवर्तित तरंगाग्र। कौन सा तरंगाग्र हो गया, ये अपवर्तित तरंगाग्र।
तो स्पर्श रेखा खींची तो 90 डिग्री पे होगा, तो ये अपवर्तित तरंगाग्र हो गया हमारे पास सी डी। तो ये आती तरंगाग्र, ये अपवर्तित तरंगाग्र, तो ये इसके अंदर लिखा हुआ है। ये देखो उपरोक्त चित्र में ए बी एक समतल तरंगाग्र है जिसके संगत प्रकाश किरणें क्रमशः 1 और 2 है। जब समतल तरंगाग्र ए बी का बिंदु ए अपवर्तक सतह को स्पर्श करता है तो इसका बिंदु बी अपवर्तक सतह को स्पर्श नहीं करता है। माना कि बिंदु बी को बिंदु सी तक पहुंचने में स्मॉल टी समय लगता है वहां से वहां तक, तो माध्यम पृष्ठ में तय की गई दूरी BC बराबर V1t ये दूरी। फिर इस समय में समतल तरंगाग्र AB का बिंदु A, ये बिंदु A अपवर्तित होकर V2t दूरी तय कर लेता है। मतलब ये जब यहाँ तक पहुंचेगा तो ये पहले पहुंच चुका है तो ये भी आगे बढ़ेगा, ये दूरी तय कर लेता है। अतः बिंदु A को केंद्र मानकर यहाँ से V2t का चाप काटते हैं और बिंदु C से इस पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं और ये कहलाएगा सीधी अपवर्तित तरंगाग्र। हो गया क्लियर? ये हो गई इसकी थ्योरी। अब हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। हमें तो अपवर्तन का नियम लाना है, स्नेल का नियम सिद्ध होना चाहिए, तो हमारा अपवर्तन का नियम या अपवर्तन की व्याख्या हो जाएगी वरना नहीं होगी। तो हम देखते हैं आगे, ये इसको तो रफ कर देते हैं। ये तो हो गई थ्योरी इसकी। अब देखें, अब बात कर रहे हैं हम त्रिभुज ABC। तो हम ले रहे हैं चूंकि, अब डेरिवेशन कर रहे हैं हम इसका, चूंकि त्रिभुज ABC, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? ABC। चूंकि त्रिभुज ABC, अब इस त्रिभुज को देखते हैं इसमें क्या है। त्रिभुज ABC में हम ध्यान से देखते हैं तो ये कोण I और I के सामने बना हुआ कोण क्या कहलाएगा? आई है, आई के सामने भुजा लंब, लंब बटे कर्ण क्या होगा? साइन थीटा। तो साइन आई, ये आ गया मेरे पास साइन आई बराबर लंब, लंब है मेरे पास BC और कर्ण है AC। ये आ गया साइन आई बराबर BC अपॉन AC और BC का मान कितना ये निकाल रखा मैंने, V1t दूरी है। चूंकि साइड में लिख देंगे, चूंकि BC बराबर V1t, BC का मान कितना है? V1t। ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन I बराबर V1t बटे AC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो पहला जो त्रिभुज था, ये त्रिभुज ABC, इसमें सोल्व कर लिया क्योंकि इसमें कोण I बन रहा था, तो साइन I का मान निकाल लिया क्योंकि इसके नियम में साइन I और साइन R आता है, तो हमें साइन I और साइन R के मान निकाल लें। तो ये इससे I का मान निकाल लिया। दूसरा त्रिभुज है ABC, इससे मैं किसका मान निकालूंगा? R का, साइन R का। तो देखें, फिर चूंकि त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में देखो ये त्रिभुज ABC में था और दूसरा ले रहे हैं त्रिभुज ADC में, तो वही साइन R बराबर वही लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया इसमें? AD और कर्ण वही AC। R के सामने भुजा लंब, लंब और AC कर्ण, तो लंब बटे कर्ण वही साइन R। और चूंकि AD का मान हम निकाल चुके हैं, V2t चाप था हमारे पास, चूंकि AD बराबर V2t। ये चाहो तो यहां पर ही लिख लें, हमने लिखा नहीं, ये V2t, ये A से लेकर चाप काटा था तो ये दूरी कितनी होगी? V2t, A से लेकर B तक, तो V2। और ये AD की जगह भी ये वैल्यू हम पुट कर दें, ये आ गया साइन R बराबर V2t अपॉन AC, V2t अपॉन AC, समीकरण नंबर 2। अब देखें समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा दें, तो देखें समीकरण 1 डिवाइड बाय समीकरण 2,
समीकरण 1 डिवाइड बाय समीकरण 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, देखें साइन एलएचएस में एलएचएस का भाग और आरएचएस में आरएचएस का भाग, तो ये साइन आई एलएचएस में एलएचएस का भाग साइन आर, भाग लगा दिया हमने। तो देखते हैं हम कितना आ रहा है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई का मान मेरे पास कितना है, इधर आरएचएस क्या है V1t बटे AC, और यहाँ आ गया अपने पास बटा V2t बटे AC। तो ये देखते हैं हम AC से AC कैंसिल, तो ये T से T भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर V1 अपॉन V2, क्योंकि T से T भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा V1 अपॉन V2, समीकरण नंबर 3। अब हमें V1 V2 के मान निकाल के इसमें रखते हैं, हमें अपूर्णांक की फॉर्म में लाना है। तो हम यहाँ देखते हैं आगे निरपेक्ष अपूर्णांक से, किससे, निरपेक्ष अपूर्णांक। तो देखें चूंकि निरपेक्ष अपवर्तनांक मैं पढ़ा चुका हूं पहले, निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास n1 बराबर c अपॉन V1, पहले माध्यम ले c अपॉन V1, प्रकाश का वेग बटे माध्यम का वेग, तो n1 बराबर c अपॉन V1, या c प्रकाश का वेग है, तथा तो इससे तो किसका मान निकल जाएगा, V1 का, या V1 बराबर c अपॉन n1, c अपॉन n1, या इसी को यही निकाल लो, इंप्लाइज दैट, देखिए इंप्लाइज दैट V1 बराबर c अपॉन n1 तथा n2 बराबर c अपॉन V2 आ जाएगा, ऊपर तो प्रकाश का वेग ही आना है, n2 बराबर c अपॉन V2, ये दूसरे माध्यम के लिए। तो इसे हम किसका मान निकालेंगे, वही V2 का, तो V2 बराबर c अपॉन n2। इस पे समीकरण लगा देते हैं हम, समीकरण नंबर 3 आ गई थी, समीकरण नंबर 4। अब ये जो हमने V1 और V2 की वैल्यू निकाली है वह इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से, तो समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, तो ये आ गया है, इसकी जगह मान रखेंगे हम V1 V2 की जगह, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर V1 की वैल्यू रखी मैंने c अपॉन n1, ये c अपॉन n1 बटे c अपॉन n2, तो ये आ गया हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर बराबर c अपॉन n1 मल्टीप्लाई, नीचे वाला पद उलट जाएगा, n2 अपॉन c, और c से c कैंसिल। तो ये हमारे पास मान आ गया, क्या वैल्यू आई ये देखते हैं, ये आ गया साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1, और ये किसका नियम था, स्नेल का नियम। समीकरण नंबर 5, यही स्नेल का नियम है, यही किसका नियम है, स्नेल का नियम है। अब हम क्या करते हैं, यही जब स्नेल का नियम है इसको आगे बढ़ाते हैं,
स्नेल के नियम को, ये स्नेल का नियम है। दूसरा, आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में है, तो ये तो गया स्नेल का नियम। आगे इसका ही दूसरा नियम, आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं, जो कि अपवर्तन का नियम है। अतः हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा समतल सतह से अपवर्तन की व्याख्या होती है। तो देखने ध्यान से, हाँ, तो ये हमारे पास अपवर्तन की व्याख्या हो गई। तो आज का हमारा टॉपिक था हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा समतल सतह से अपवर्तन की व्याख्या। फिर भी इसके पहले वाला टॉपिक था परावर्तन की व्याख्या। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही हम ड्रॉप करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में लेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।